देखो पहला क्या है, इस केस में ये रिजिड बाउंड्री है, दिस इज योर रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, बाउंड्री कैन नॉट बी मूव्ड, ये फिक्स होती है, ठीक है, रिजिड बाउंड्री फिक्स होती है। तो यहाँ वेव ऐसे ट्रेवल करते जाएगी, तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये तुम्हारा इसमें फेज डिफरेंस पाई इंट्रोड्यूस हो जाता है। और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बाउंड्री रिजिड है, ये ऊपर नहीं जा सकता है, तो ये क्या करता है, जब ये ऊपर ले जाने की कोशिश करता है तो उसको ये उल्टा कर देता है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, देखो इसको कैसे समझोगे, अभी ये पार्टिकल जैसे, अभी ये पार्टिकल देखो ये वाला रुका हुआ है, जब जैसे जैसे ये वेव आगे जाती है पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर जाता है ना, ये तो होता है ऊपर जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ये वेव जब आगे चली गई तो क्या हो गया, ये फिर अपनी जगह आ जाता है और आगे चली जाती है वेव। यहाँ पे लूज एंड है, बेसिकली ये रिजिड बाउंड्री है, ये लूज बाउंड्री, मतलब ये एंड आपका लूज एंड है। तो लूज एंड पे ये जब वेव यहाँ पहुँचती है तो ये आपका ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, ये फिर उसी पॉइंट पे आपका वापस आ जाता है। तो यानी कि अब फिर वापस आके फिर से ये बैक हो जाती है वेव। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फेज डिफरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो रही है, 0। लेकिन वेव का डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी डायरेक्शन आपका पहले इधर है, बाद में इधर हो गया है। मतलब कल को अगर वेव तुम ऐसे लिखोगे y इक्वल टू साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन kx प्लस ओमेगा टी और प्लस पाई। इस केस में क्या होगा, y इक्वल टू साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो रिवर्स केस में क्या होगा, जो आपके रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो इसको रिफ्लेक्टेड लिख लो, REF रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ये क्या हो जाएगी, साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो जब भी रिजिड बाउंड्री से वापस आता है तो फेज डिफरेंस पाई इंट्रोड्यूस हो जाता है, और अगर लूज बाउंड्री से आता है तो जस्ट ये तुम्हारा रिफ्लेक्ट तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, जैसे वेव जाती है वैसे वेव चली जाती है तुम्हारी। सुनो तुम समझ, देखो ये t इक्वल टू मान लो t1 टाइम है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारी t2 टाइम है, सेम वेव यहाँ चलते हुए यहाँ चलेगी, t2 हो गया। अगले मोमेंट पे क्या होगा, ये तुम्हारी यहाँ पहुँच गई, t3 हो गया, ठीक है। अब अगले मोमेंट पे क्या होगा, ये क्या ऊपर जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या करेगा ना, इसको रिवर्स कर देगा ये, मतलब ये समझो ऐसे कुछ करके होगा, ऐसे, तो अब उतना जो भी है करने, मतलब अगले मोमेंट पे जब ये, अब ये पार्टिकल देखो, अब ये तुम्हारा क्या होगा, जब यहाँ पे है तो ये धीरे धीरे क्या आएगा, नीचे आएगा, ये ऊपर नहीं जा पाएगा, तो ये ऐसे नीचे होने लगेगा, चीज़ कुछ ऐसे करके होने लगेगा, और होगा तो धीरे धीरे ये फिर लास्ट में आपका अगले मोमेंट पे ये ऐसे करके होगा, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा, ये इसके बाद ये ऐसे करके। भाई एक समय में ये तो पार्टिकल है, तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, दोनों थोड़ा हो जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ये तो इस केस में हो गया, रिजिड बाउंड्री में बना लो इसको, रिजिड बाउंड्री समझ में आ गया, बना लो। तो लूज में क्या होगा, देखो लूज में क्या होगा, ये आपका यहाँ पे अब ऐसे करके रिंग पड़ा है, ये रिंग पड़ा है, रिंग पड़ा है। अब क्या होगा अगले मोमेंट पे, रिंग ऊपर जाएगी, हाँ अगले मोमेंट पे क्या होगा भाई, देखो धीरे धीरे उठता है ना, तो ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा ये, तो अब ये ऐसे उठना शुरू कर दिया है, ये ऐसे हो गया है। उसके अगले मोमेंट पे अब और आगे गया, एम्पलीट्यूड तक जाएगा ना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाएगा, अब ये हो गया। इसके अगले मोमेंट पे क्या होगा, फिर वो नीचे आएगा, अब फिर हाँ, फिर ये जब नीचे आएगा तो ये फिर से अब ऐसे हो गया। अब क्या हुआ, ये ऐसे जाते हुए अब ये ऐसे आने लगेगा, तो ये एग्जैक्ट फिगर ही बन गया, ठीक है। स्टैंडिंग वेव मतलब नाम से देखो, इसके पहले जो वेव थी उसका नाम हमने क्या रखा था, ट्रैवलिंग वेव, या उसको बोला था हमने प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव। अभी हमने जस्ट पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग गिटार जब बजाते हैं तो गिटार में क्या होता है, एक ऐसे थ्रेड होती है, ये तुम्हारा दोनों तरफ ऐसे टाइट होती है, यही होता है, गिटार हुआ, सितार हुआ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है। और इसमें क्या होती है, एक टॉट स्ट्रिंग, ठीक है, टॉट स्ट्रिंग मतलब बहुत ही ये टाइट की जाती है ऐसे करके, नहीं वैसे लपेट के टाइट कर देते हैं। अब क्या करते हो तुम, यहाँ पे पल्सेस जनरेट करते हो, तो एक तुमने पल्स जनरेट किया, मान लो ऐसे किया पल्स, तो ये पल्स इधर गया,
ठीक है, इधर जाके फिर क्या होगा, ये टाइट एंड है तो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, फिर इधर जाएगा फिर से रिफ्लेक्ट होगा। जैसे तुमने एक बार जर्क दिया तो ये वेव ट्रेवल करना शुरू किया, बेसिकली दोनों तरफ ट्रेवल करेगा मैं तो बोलूँगा। तो ये इधर से इधर ट्रेवल करते गया, एक इधर से इधर ट्रेवल करते गया, बाउंड्री पे मिला, रिजिड बाउंड्री है, दोनों में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये वापस आएगा। पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन तो बनती रहेगी ना। ठीक है, तो वो मतलब तुम क्या कर रहे हो, ये वेव कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं रह जाती, ये क्या हो जाती है, तुम्हारी स्टैंडिंग वेव हो जाती है। ठीक है, ये आपकी स्टैंडिंग वेव हो जाती है। ये समझ में आया? तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों जो एंड हैं इस केस में फिलहाल क्या है, दोनों एंड तुम्हारे जो रिजिड बाउंड्री है, और रिजिड बाउंड्री पे जब भी कोई पल्स जनरेट कर रहे हो तो ये देखो ऐसा माना जाता है कि एनर्जी खत्म नहीं होती है। तो ये एक बार जब चली गई यहाँ पे तो ये ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो यहाँ से गई, दो वेव निकली, ये रिफ्लेक्ट होके आई, ये चलते गई, फिर से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो इससे जो वेव कर रहे, तो ये बेसिकली जो वेव जनरेट हो रही है ये इसकी बाउंड्री फिक्स हो गई है, मतलब ये इन्हीं दो के बीच में चल रही है, ये आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये बेसिकली क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, या इसी का और नाम है स्टेशनरी वेव। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी वेव। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन डराइव करना, लिख लो इसमें कि कंसीडर अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ लिख लो, कंसीडर अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and a reflected wave of same amplitude and the reflected wave of same amplitude and wavelength in negative direction of x-axis and wavelength in negative direction of x-axis, ठीक है, विथ फाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, तो देखो दो वेव हमने लिया, एक वाई इज इक्वल टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, विथ फाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक वेव हो गई वाई वन इज इक्वल टू, ये आपका हो गया ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात इसलिए नहीं किया जा रहा है ना, क्योंकि ये जो एंड है ये जरूरी नहीं कि हमेशा लूज एंड रहे, सॉरी हमेशा ये जरूरी नहीं कि टाइट एंड रहे, ये लूज एंड भी हो सकता है। अभी सिनेरियो आएगा, तो एक सिनेरियो को हम लोग डराइव कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक वेव इधर से ट्रेवल करते गई, मतलब क्या हो रहा है, एक वेव आपकी इधर से ट्रेवल करते जा रही है इस डायरेक्शन में, और दूसरी वेव आपकी ऐसे ट्रेवल करते आ रही है। ठीक है, और ये फिर क्या हो रहा है आपका, ये ऐसे सिनेरियो में आपका चल रहा है, तो दोनों ऊपर आ रही है तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या स्ट्रेट? हाँ अभी होगा, अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वेव तुम्हारा भी जो एक तुम्हारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इससे जो तुम्हारा नेट वेव बनेगा, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या हो जाएगा, वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई। ये अलग अलग सिनेरियो में बोथ टाइट बोथ लूज, वन टाइट, तो हर के लिए नहीं, एक सिनेरियो हम लोग बना रहे हैं कि एक वेव इधर से चल रही है, एक वेव इधर से चल रही है, दोनों में फाई की वैल्यू हमने क्या ले लिया है, जीरो। ठीक है, तो इस केस में जो तुम्हारा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, y इक्वल टू ए माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ए कॉमन कर लो, वही फॉर्मूला कौन सा अभी लगाए थे हम लोग, साइन सी, साइन सी बाय प्लस डी बाय 2, हाँ कॉस, तो क्या आ जाएगा बताओ, साइन के एक्स, मतलब ए साइन के एक्स, साइन के एक्स
कॉस cos ओमेगा टी। ओमेगा टी। ठीक है, हाँ 2 रहेगा ना, 2 साइन, ये 2 होगा, हाँ 2 साइन के एक्स। ठीक है, देखो ये जो इक्वेशन बड़ा ध्यान से देखो, अभी ये वेव नहीं रह गई है, वेव दिख रही है, ये वेव में क्या होना चाहिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये वेव नहीं बचा, ये बचा क्या है, देखो ये इस तरह हुआ। ये क्या बता रहा है कि ये एक्स पे वेरी कर रहा है, मतलब अलग अलग एक्स के लिए ये पार्ट क्या हो गया आपका, ये पार्ट आपका हो गया एम्पलीट्यूड है। मतलब तुम्हारी अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो स्ट्रिंग थी, हाँ एसएचएम हो गया ये। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एक्स पे तुम अपनी नज़र अगर लगा दोगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, 2a साइन। थैंक यू वेरी मच सर। तो देखो ये क्या बता रहा है कि अगर इसको x इक्वल टू 0 माना जाए, ध्यान से सुनना, तो ये जो स्ट्रिंग है तो 2a साइन के एक्स, मतलब ये जैसे x 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये यानी कि ये पॉइंट फिक्स हो गया। अब जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो ये क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कॉस फंक्शन से ये एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, अच्छा एक ऐसा समय आएगा कि एक ऐसा x आएगा, ध्यान से सुनो, ये एक ऐसा x आएगा कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी π/2 के बराबर। साइन π/2 क्या होता है, 1, यानी कि उस समय एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a। और उसके बाद फिर क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये वेव एक्चुअली जब दिखेगा कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऊपर नीचे। हाँ तो ये क्या होता है इसमें, ये जो पार्टिकल और ये जो पार्टिकल है ना, ये दोनों एक साथ ऊपर एक साथ नीचे जाते हैं, लेकिन ये वाला क्या हो रहा है, इतने डिस्टेंस में आ जा रहा है। सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, सबका एम्पलीट्यूड अलग है। तो जो सबसे मैक्सिमम गया है, कब सबसे मैक्सिमम गया है, जब तुम्हारा के एक्स की वैल्यू π/2 हुआ है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड, इसको बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, और 0 कब है, 0 तुम्हारा एंड्स पे है, यहाँ पे। तो ये ऐसे सिनेरियो नहीं होगा, और समझा रहे थे, ध्यान से देखना, ये कुछ देर के बाद ऐसे भी हो जाता है। देखो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सा मैं आज गूगल का एक वीडियो में दिखाया था उसको। ये अगर ये क्या होता है कि ये तुम्हारा अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम, ये आपका क्या हो गया, तो यानी कि अब क्या हो गया, ए भी एंटी नोड है, ए भी एंटी नोड है, दो एंटी नोड। तो एंटी नोड का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, नोड क्या बोलते हैं, देखो अगर के एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, या के एक्स की वैल्यू पाई हो जाए, या के एक्स की वैल्यू 2 पाई हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, तब उस समय नोड्स, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये 0 हो गया तो टाइम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी कि वो पॉइंट टाइम के साथ भी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, यानी कि वो पॉइंट फिक्स हो गया। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। तो देखो सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन फॉर नोड्स, कंडीशन फॉर नोड्स, कंडीशन फॉर नोड्स क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर नोड्स आपका के एक्स क्या होना चाहिए, 0, न पाई न 2 पाई, बल्कि n पाई, सब आ गया। और n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू आपकी हो गई 0, 1, 2, 3। समझ में आइए, लिख लो यहाँ तक। ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले ये तो ये लिख लो इस इक्वेशन में कि दिस इक्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ट्रेवलिंग वेव। ठीक है, ट्रेवलिंग वेव नहीं है, दिस इज नॉट ए ट्रेवलिंग वेव। तो है क्या, बेसिकली दिस शोज ए एसएचएम, और ये चीज क्या है, विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, मतलब अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड हो गया, लेकिन सारे का एसएचएम एक ही साथ हो रहा है, मतलब सारे का ओमेगा टी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, लेकिन कुछ तुम्हारे देखो ये वाला पार्टिकल ये थोड़ा कम एम्पलीट्यूड में जा रहा है, ये ज़्यादा, ये इसी तरह हुआ, ये इसी तरह हुआ कि जैसे 2 सर्कल तुम बना दो, ध्यान से देखो, जैसे 2 सर्कल बना दो, एक छोटा बना दो, एक बड़ा बना दो। इधर देख लो सब लोग, मान लो मैंने एक एरो बना दिया, छोटा बॉल, एक मैंने बड़ा बॉल। अब दोनों का मैं प्रोजेक्शन अगर प्लॉट करूँगा
दोनों का प्रोजेक्शन प्लॉट करूँगा तो एक प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा और एक प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो दोनों क्या हो रहा है, दोनों एक साथ पीक पे पहुंच रहे हैं, दोनों एक साथ तुम्हारा डाउन हो रहे हैं। मतलब टाइम पीरियड तो एक ही है लेकिन हाँ, दोनों का टाइम पीरियड एक ही है, दोनों का फेज तो मैंने पहले के ले लिया था। तो दोनों का बस एम्पलीट्यूड, दोनों एक साथ ऊपर गए, दोनों एक साथ। तो ये ऐसे हो रहा है, जैसे ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला ऐसे से हो रहा है, तो ये वाला कैसे हो रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, समझ में आया? तो ये ऐसे ऐसे। तो क्या मैंने बोला इस इक्वेशन में, क्या मैंने बोला कि दिस इज नॉट ट्रेवलिंग वेव एंड इट इज शोइंग SHM बट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, व्हेन एम्पलीट्यूड इज जीरो, व्हेन एम्पलीट्यूड इज जीरो, तो व्हेन इट इज जीरो, व्हेन kx इज अ मल्टीपल ऑफ n पाई, इन दैट केस इट इज कॉल्ड नोड्स। एंड व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो एंटी नोट्स का डेरिवेशन करते हैं। पहले नोट्स कर लो। तो नोट्स में देखो क्या हो गया, k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। हाँ, तो रख दो जरा, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 2 बाय लैम्डा। हाँ, लैम्डा एन लैम्डा x की बाई 2, सॉरी 2 बाय पाई कट गया ना, हाँ, एन लैम्डा बाई 2। और जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 एंड सो ऑन। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब देखो, जब हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग होती है जो दोनों साइड में टाइट होती है, देखो यहाँ से सिनेरियो बन रहा है, जब दोनों साइड में टाइट होती है तो ये दोनों पॉइंट तो टाइट हैं। जब नॉर्मल तुम्हारी स्ट्रिंग टाइट, मतलब विच इज बेसिकली एट द रिजिड बाउंड्री बोथ साइड, तो इस केस में x इज इक्वल टू 0 पे टाइम के साथ ये पॉइंट मूव नहीं करने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन। और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू जो स्प्रिंग की, अगर स्ट्रिंग की लेंथ l है तो उस केस में भी तुम्हारा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, हमेशा रिजिड पॉइंट, ये हमेशा नोड्स कहलाएगा। यानी कि नोड्स की एक कंडीशन यहाँ मीट कर रही है, एक कंडीशन यहाँ मीट कर रही है। यस या नो? यानी कि इस केस में x की वैल्यू एक 0 हो सकती है, एक x की वैल्यू क्या हो सकती है, l हो सकती है। तो अगर ये वैल्यू l हुआ तो ये क्या आ रहा है, देखो l n लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2l बाय n। हाँ, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2l बाय n। 2l बाई n। l और n के वैल्यू का लैम्डा लेना। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो वेलोसिटी होती है ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा बाई टी पढ़े थे। इसी को हमने क्या लिखा था, लैम्डा इंटू न्यू पढ़े थे। तो तुमसे अगर पूछा कि न्यू की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो गया यहाँ से, इन दोनों से v बाई लैम्डा। तो अगर मैं इसको यूज करूँ, न्यू पूछूँ क्या होगा, तो ये क्या होगा, v बाई लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू क्या आ रही है, v बाई 2l इंटू n। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, nv बाई 2l। ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो ये न्यू है, ध्यान देना, ये क्या है, v वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये आपका एक आ गया फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा वेलोसिटी में जो डिपेंडेंस आ रहा है ये चीज़। तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, लैम्डा की वैल्यू 2l बाई n, मतलब अलग अलग n के लिए तुम्हारा अलग अलग लैम्डा आएगा, अलग अलग n के लिए अलग अलग लैम्डा आएगा। यस या नो? तो अगर बताओ n की वैल्यू 1 ले लिया जाए, हाँ, अगर n की वैल्यू 1 हुआ, n की वैल्यू 1 हुआ तो लैम्डा की वैल्यू 2l। तो इसका मतलब इस समय जो वेव कैसे दिखेगी, देखो ये वेव आपकी, देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी, लैम्डा की वैल्यू 2l है, मतलब l लेंथ में क्या वेव आएगी, लैम्डा बाई 2। यही हुआ ना, हाफ पार्ट है वेव का, ये हाफ पार्ट है, तो लैम्डा की वैल्यू 2l। तो ये तुम्हारा पहला केस हुआ।
जब जब n की वैल्यू आपने क्या लिया है 1। अच्छा दूसरा केस, अगर n की वैल्यू 2 ले लो तो लैम्डा इज इक्वल टू L। इसका मतलब क्या हुआ, अब कैसे वेव दिखेगी आपको, ये आपका स्टैंडिंग वेव ऐसे दिखेगी। n इज इक्वल टू तुमने 2 लिया, ठीक है, समझ गया। ठीक। अच्छा n इज इक्वल टू तुमने 3 ले लिया, 2/3 है। ठीक बात है। मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है अब 2/3 है। 2/2L/3। तो जितने n होंगे उतने ही पार्ट्स होंगे, जैसे जैसे हो जाएगा वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है तुम्हारा, देखो अब ये लैम्डा अलग अलग सबके बदल रहा है, तो अगर तुम यहाँ पे वैल्यू रखोगे, देखो हाँ, तो जैसे पहले केस में तुम्हारा क्या है, यहाँ पे नोड लिख लो, ये नोड लिख लो, यहाँ पे एक एंटी नोड है। इस केस में नोड हुआ, नोड हुआ, नोड हुआ और 2 आपके एंटी नोड हो गए। इस केस में आपका नोड, 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 एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, जब n की वैल्यू 1 रखे हो तो न्यू की वैल्यू क्या आ रही है, V/2L। ठीक है, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा अगर इस तरह सेट हो रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी में आपको कौन सी वेव मिल रही है, स्टैंडिंग में। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड बोलते हैं। मतलब इस फ्रीक्वेंसी, ये जो वैल्यू आती है फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड बोलते हैं। या इसको चूंकि n की वैल्यू 1 लिखा है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस 1 के रेफरेंस हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 आई है तो n की वैल्यू जब 2 ले लोगे तो ये v कितना हो जाएगा, न्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं इसको देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैल्यू नहीं काट रहा हूँ क्योंकि याद हमको ऐसे ही करना है। तो न्यू की वैल्यू 2v/2L, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, n की वैल्यू 3 आ गया तो न्यू की वैल्यू क्या हो गया, ये 3v/2L। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो एक बुक में देखो पूरा बनाया गया है बड़ा सा टेबल, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 करके बनाया गया, 6 हार्मोनिक तक। तो समझ में आ गया 6 हार्मोनिक का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे जब थर्ड हार्मोनिक पे है तो 3 एंटी नोड हैं, 6 हार्मोनिक हो गया तो आपके 6 एंटी नोड हो जाएंगे। तो ये ऐसे चलता जाता है ये। ठीक है, तो ये किस केस का हमने डिराइव किया है कि यहाँ पे बेसिकली दोनों एंड पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में दोनों एंड पे आपका ये रिजिड बाउंड्री है। तो रिजिड बाउंड्री में आपका फंडामेंटल मोड आपका इस तरह चल रहा है। ठीक है।